आगरा पुलिस पर निशाना साधते हुए दीपक बाबू एडवोकेट ने पुलिस को दी चेतावनी। थाना सागंज में खुलेआम फिर रहे अपराधियों के खिलाफ पुलिस नहीं कर रही कोई कार्रवाई, जबकि गैंगस्टर जैसे कई मुकदमे दर्ज है। दीपक बाबू से लेते हैं पूरी जानकारी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंद किशोर है। क्या है आपके साथ में जो घटना हुई थी, क्या है पूरी घटना का नाम? मेरे मोहल्ले के 44 लोग हैं, जिनमें अमित मेन है और उसके परिजन और उसके सहयोगी जुआ सट्टे IPL का काम करते हैं। मेरे मना करने पर वो मेरे साथ 2 बार 2020 में घटनाएं कर चुके हैं। इनका मुकदमा थाना सागंज में लिखा हुआ है। उन मुकदमे में मेरी पैरवी मेरे सीनियर दीपक बाबू कर रहे थे। उसी पैरवी को लेकर इनसे भी रंजिश मान ली और 19 सितंबर 2023 को जब ये मेरे घर आए हुए थे तो निकलते वक्त हम सभी 3 मेरे ऊपर और मेरे सीनियर के ऊपर जानलेवा हमला किया। इनके हाथ से लैपटॉप, मेरा फ़ोन, इनके मोबाइल और जब मेरी पत्नी बचाने आई तो उसका भी मंगलसूत्र, इनके सोने की चेन आदि सामान छीन ले गए और जो हमें मिला नहीं पुलिस ने बरामद कराया। हमारी स्थिति ऐसी कर दी कि जानलेवा हमारी स्थिति थी और हम उठ भी नहीं पा रहे थे, बेहोश हो गए थे। पुलिस ने हमारा मुकदमा 307, 308 धारा में लिखाया था और उसमें अब जो अभियुक्त जेल से आ गया है अमित, अब वो पैसे का लेन देन करके धारा हटवाने का काम कर रहा है, अपने बेटे का नाम हटवाने का काम कर रहा है। और उसने पहले भी कई मुकदमों में पुलिस से पैसे का लेन देन किया है। जगदीशपुरा में भी पैसे का लेन देन किया है, थाना सागंज में भी लेन देन किया है, जिसकी ऑडियो वो खुद ही वायरल करता है, पुलिस वालों को सस्पेंड कराता है। और अगर यही प्रकरण रहा और हमारे मुकदमे में इस तरह से गलत चार्जशीट लगाई गई या धाराएँ हटाई गई तो हम जन आंदोलन करेंगे, जनपद आगरा में करेंगे और अगर यहाँ से भी काम नहीं बनता है तो पूरे उत्तर प्रदेश में करेंगे। तो ये पूरी वजह जो आप बताया था आपने जुआ सट्टे का, ये ऐसा कोई मामला ही था या पुरानी कोई रंजिश कोई भी आप लोगों के प्रति थी इन लोगों से? जुए सट्टे का ही मामला है। 2012 से उस पर जुए सट्टे के भी कई मुकदमे दर्ज हैं और उस पर 10 मुकदमे कम से कम अमित पे अकेले दर्ज हैं। 15-20 मुकदमे उसके परिवार पर दर्ज हैं। और जबकि योगी सरकार का कहना है कि 5 से ज़्यादा मुकदमे हो तो गैंगस्टर लगनी चाहिए, जबकि उस पर 10-10 मुकदमे हैं। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती है और गैंगस्टर गुंडा एक्टिव कार्रवाई नहीं करना चाहती है, बल्कि हमें ही परेशान कर रही है थाना सागंज पुलिस, और कोई भी सहायता नहीं कर रही। जब भी हम कमिश्नर साहब के पास जाते हैं वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती और हमें ही अपराधी की तरह देखा जाता है, अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। जहाँ तक है यूपी की योगी सरकार कह चुकी है कि यूपी में जो कि अपराध मुक्त हो चुका है यूपी, तो ऐसे कहाँ है अपराध मुक्त? हमें नहीं लगता यूपी में अपराध मुक्त हो चुका है, क्योंकि अपराध दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। पुलिस भी कहीं ना कहीं पैसे लेती है और प्रशासन भी पैसे लेता है, डॉक्टर भी पैसे लेते हैं, जिसके कारण मुकदमों में धाराएं हटाई जाती हैं, घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, अपराधी खुलेआम घटनाएं करते जा रहे हैं और हम अधिवक्ताओं का ये हाल है। तो पूरन सिंह राजपूत, एडवोकेट, प्रत्याशी बार काउंसिल उत्तर प्रदेश। क्या है मामला? थाना सागंज का जो मामला है, क्या सितंबर 2023 में हमारे साथी दीपक बाबू, उनके जूनियर नंद किशोर और उनकी पत्नी बेबी के साथ जानलेवा हमला हुआ था सागंज थाना क्षेत्रांतर के अंतर्गत। तो वहाँ पर इनको पूरी मारने की साजिश थी, जिसमें अमित, जीतू, ये कई अपराधी थे, साथ अभ्यस्त अपराधी हैं ये। तो इनका मेडिकल भी हुआ और इनकी FIR 147, 48, 323, 506 और 307, 308 में दर्ज हुई। आज पुलिस अपराधियों को बचाने के उद्देश्य से और राजनीतिक दबाव के कारण 307 और 308 धारा समाप्त करना चाह रही है और कुछ अपराधियों के इस चार्जशीट से नाम भी निकालना चाह रही है। तो हमारा संज्ञान में आया है कि अमित का नाम निकाल दिया है, लेकिन अभी चार्जशीट नहीं लगी है। लेकिन हम लोगों को शंका है कि अगर धारा 307 और 308 इस FIR से हटा दी जाती है और चार्जशीट अन्य धाराओं में लगा दी जाती है तो ये अधिवक्ता समाज के साथ एक अन्याय होगा और अधिवक्ता समाज इस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। आगे आप लोग क्या करेंगे? हम ये चाहते हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हमारे उत्तर प्रदेश में लागू हो और ये जैसी धाराओं में FIR हुई उसी के अनुसार हमारी चार्जशीट सबमिट हो, और चार्जशीट सबमिट नहीं होती है तो हम पूरे जिले स्तर पर आंदोलन करेंगे। इससे भी समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे। अपराधियों कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी लगभग बताया जा रहा है। अपराधियों पे 10-10, 12-12 मुकदमे हैं, कई बार इनसे विवाद होता रहा है। ये जुआ सट्टा आदि सारे कुकर्म करते हैं। जब इनका ये विरोध करते हैं, अधिवक्ता होने के नाते अधिवक्ता समाज का दर्पण है, कहीं कोई कृत्य होता है तो वो हमेशा उसका विरोध करता है। विरोध करने पर इन पर जानलेवा हुआ, जिसमें FIR हुई 307, 308 में, और उसी को
आईओ महोदय कमिश्नर से मिल करके इसको हटाना चाह रहे हैं। इनको बचाने का पूरा उद्देश्य है। योगी सरकार का आदेश है कि 5 से ज़्यादा मुकदमों पर गैंगस्टर एक्ट और गुंडा एक्ट जैसी कार्रवाई की जाएगी, तो इनको पुलिस के माध्यम से बचाया जा रहा है। इन पर गुंडा एक्ट और गैंगस्टर लगना चाहिए। प्रशासन कहीं ना कहीं मामले को दबाने का प्रयास कर रहा है। प्रशासन पूरी तरह से साठगांठ करके इस मामले को दबाना चाह रहा है और हमारे खिलाफ जो है चार्जशीट 307, 308 धाराओं को छोड़कर अन्य धाराओं में लगाना चाह रहा है। अब अगर प्रशासन आपकी मदद नहीं करता है तो प्रशासन मदद नहीं करेगा तो हम प्रशासन के जो है आंदोलन करेंगे, उसके खिलाफ उनका पुतला फूकेंगे। संपर्क करने का प्रयास करेंगे। प्रशासन से हमने बहुत कई बार संपर्क किए, कई बार प्रार्थना पत्र भी दिए हैं। लगभग बयान अब तक आ पाया है। बयान ये कह रहे हैं कि साहब डॉक्टर का हमने बयान दर्ज किया 161 में, 161 डॉक्टर का बयान अगर ये कह जिसका मेडिकल पहले हो चुका है, अगर डॉक्टर ये कहता है कि 308, 307 नहीं भर रही है, तो क्या उस डॉक्टर के 161 के बयान पर आधार पर चार्जशीट 307, 308 में न लगाई जाए? ये अधिवक्ता समाज के साथ अन्याय है। इसको अधिवक्ता समाज न बर्दाश्त करेगा। इसके लिए जो भी करना पड़ेगा प्रशासन के साथ ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम दीपक बाबू एडवोकेट है। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या मामला है? हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई है आज कि ये हमारे साथी हैं नंदकिशोर एडवोकेट। इनके साथ 2020 में वहाँ के मोहल्ले के लोग हैं, अमित, छोटू और गोरखा, जितेंद्र, ये आदि लोग सट्टे जुए का काम करते हैं, जिन पर कई आपराधिक मुकदमे 2012 से दर्ज हैं, लेकिन पुलिस द्वारा उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। जो वकील साहब के घर के सामने जुआ सट्टा करते हैं, तो उन्होंने इनकी कंप्लेन की, तो उस पर एक मुकदमा दर्ज हुआ। फिर उन मुलजमानों ने इनकी गाड़ी में आग लगा दी, उसका भी मुकदमा 2020 में पंजीकृत हुआ। तो ये सारे चीज़ें जो फैक्ट है, मैं उन मुकदमों की पैरवी करता हूँ और पैरवी करने के दौरान इनके घर पर मेरा आना जाना रहता है। तो जब मैं इनके यहाँ 19 सितंबर 2023 को गया था रात के 8 बजे, तो लुक्कड़ पर इनके मोहल्ले के जो लोग थे, अमित, छोटू, गोरखा, जितेंद्र, और इन सभी लोगों ने मुझे देख लिया। और जब मैं 2 घंटे बाद मीटिंग ख़त्म करके निकला, तो ये लोग लाठी डंडे सड़ियों से लैस होके इन्होंने हम लोगों पर जानलेवा हमला कर हमारे लैपटॉप, मोबाइल, सोने की चैन, इनके बीवी का मंगलसूत्र छीनते हुए इतनी बुरी तरीके से मारपीट की, जो कि घटना स्थल पर थाना सागंज SHO गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ हमारा सामान भी नहीं था और हम लोग ऐसे बेहोश पड़े थे कि हमें उन्होंने जान से मार दिया हो। फिर पुलिस ही क्षेत्रीय थाना पुलिस को अवगत नहीं कराया आपने? पुलिस ही हमें उठा के ले गई थी वहाँ। जब ले गई तो हमारी हालत इतनी थी, फिर उन्होंने मेडिकल कराया और हमारा मुकदमा 307, 308 वगैरह धाराओं में दर्ज हुआ। और ये खबर प्रकाशन 21 सितंबर के न्यूज़ में भी प्रकाशन, अमर उजाला वगैरह में निकली थी। तो इसके माध्यम से अभियुक्तों पर दबिश भी दी गई। तो इसमें 6 लोग दिसंबर तक जेल गए थे जब पतेंद्र साहब थे। तो उसी दौरान अभियुक्त ने फरार रहने के दौरान इसमें सेटिंग की और वहाँ करीब 50,000 रुपये का लेन देन किया गया अभियुक्त से। जब अभियुक्त ने ये लेन देन किया तो पुलिस से उनकी बात नहीं बन पाई, तो उसने पुलिस का वीडियो भी वायरल किया जिसमें पुलिस फंस गई, जिसकी जांच भी पतेंद्र सिंह ने, दीक्षा सिंह मैडम ACP थी, उनके द्वारा कराई थी। तो मामला सही पाया गया और वो पुलिस सिपाही सस्पेंड हुआ। और ये खबर भी 7 दिसंबर और 11 दिसंबर के पेपर में थी। आज का उद्देश्य क्या है आपका? आज का उद्देश्य ये है कि हम लगातार जब से नए पुलिस कमिश्नर साहब आए हैं जनवरी 2024 से, उनको मैं कम से कम 7-8 बार गिरफ्तारी के संबंध में प्रार्थना पत्र दे चुका हूं कि उसमें अभी 3 लोग नेम्ड हैं जो रह गए हैं, जिनकी गिरफ्तारी नहीं कर रहे, जो कि हर मेरा प्रार्थना पत्र को ACP के लिए कर देते हैं, लॉ मंडी के लिए, वो हमारी कतई नहीं सुनते हैं। तो फिर हम एडिशनल CP साहब के यहाँ गए 29 मई को, वहाँ विवेचक को भी तलब किया गया। जब विवेचक को तलब किया गया तो विवेचक से ये पूछा गया कि इनके मामले में आज तक गिरफ्तारी 3 लोगों की क्यों नहीं हुई है। तो उन्होंने बताया कि हमने डॉक्टर के दोबारा मजीद बयान लिए हैं, इसलिए 307, 308 नहीं बनती है। कि अच्छा, दूसरा बताओ कि कितने लोग रह गए हैं। कि उसमें एक अभियुक्त जो मास्टरमाइंड था अमित, उसके लड़के का नाम निकाल दिया गया है। तो उन्होंने पूछा कि किस बिहाफ पर निकाला है, तो विवेचक ने बताया कि वहाँ 4 लोगों ने इस घटना का एफिडेविट दिया कि वो जो अमित का लड़का था वो घर के अंदर था। तो वहीं एडिशनल CP साहब ने ये कहा, जब उसका बाप मारपीट कर रहा है, चाचा मारपीट कर रहा है, तो वो लड़का घर के अंदर कैसे हो सकता है। ये विवेचक को फटकार भी लगाई कि ये सही तरीके से आपकी जांच नहीं है। लेकिन विवेचक और थाना सागंज के जो इंस्पेक्टर मान है, वो
मिले हुए हैं, क्योंकि पहले भी पुलिस उनसे मिली हुई थी, जो बात खुल गई थी। आज भी मैं कहता हूं कि उसके लड़के का नाम रखा जाता है, और जो नेम्ड था, हमारे आई विटनेस है, हम 6 लोग आई विटनेस है घटना के, और केवल 4 एफिडेविट के आधार पर उसका नाम निकाला जाएगा। अगर ये एफिडेविट थे तो पहले से क्यों नहीं आए? जब आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे हम ये करेंगे कि अगर हमारी गिरफ्तारी नहीं होती है, जो हमारी धाराएं हैं वो बरकरार रहने के साथ साथ जो हमारे लैपटॉप और मोबाइल छीने गए थे, जो पुलिस ने बरामद किए, जो सीडी में दर्ज हैं, तो वो 395 धारा बढ़नी चाहिए, 120 भी बढ़नी चाहिए कि ये कॉन्स्पिरेसी से जानलेवा हमला हुआ था। अगर नहीं हुआ तो आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे हम लोग पुलिस कमिश्नर साहब का पुतला फूकेंगे, उसके बाद हम माननीय योगी जी का भी पुतला फूकेंगे। अधिवक्ताओं के साथ इस तरह की वारदात हो रही है, आम पब्लिक का क्या है? जब अधिवक्ताओं को पुलिस नहीं छोड़ रही है, उनका शोषण कर रही है, उनके धाराओं से, अगर अधिवक्ता के खिलाफ कोई मुकदमा आता है तो वो उसको 307 का 376 में भी बना के जेल भेज देते हैं। जब अधिवक्ता पीड़ित है तो उस मामले को ये केवल 330 504 में ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ये पुलिस कर रही है, और ये पुलिस का काम है लेन देन करके करने का, और ये खुलासा भी हुआ है हमारे पास, उसके समाचार